सेठ नूनामल के पास काम करता था। सेठ नूनामल एक नया घर बनवा रहा था। वही मजदूर के रूप में प्रमोद काम करता था। गंगा, अगर कुछ रात का बचा है तो दे दो। मैं वही खाकर काम पर जाता हूँ, वरना मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। जी रात का क्यों? ये लीजिए, अभी का बना हुआ ताज़ा खाना। और हाँ, इसमें खाने का कुछ बांध दी हूँ, इसे दोपहर में खा लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं खाना खाकर जल्दी निकलता हूँ। प्रमोद जल्दी जल्दी खाना खाता है और काम पर आता है। क्यों भाई प्रमोद, आज भी देरी से आ रहे हो? नहीं सेठ जी, मैं जल्दी ही आ रहा था, मगर रास्ते में बूढ़ी अम्मा दिख गई, उनकी मदद करने में लग गया था। अरे चुप रहो, इस तरह से झूठे बहाने ना बनाया करो मेरे सामने। अब चुपचाप जाकर काम पर लग जाओ। जी मालिक। प्रमोद काम में लग जाता है। धूप बहुत तेज थी और प्रमोद के शरीर से बहुत पसीना निकल रहा था, मगर फिर भी वो चुपचाप काम कर रहा था। आधे घंटे का समय मिला है। गंगा कह रही थी उसने खाने को कुछ बांध दिया है, उसे ही खा लेता हूँ। जैसे ही प्रमोद खाना खाने जा रहा था, तभी पीछे से सेठ का छोटा बेटा आता है और प्रमोद के कान के सामने गुब्बारा फोड़ देता है। डर की वजह से उसके हाथ से खाने का डिब्बा नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? वाह वाह, बहुत मजा आया। बेटा यहाँ मत खेलो, ये खेलने की जगह नहीं है। पिताजी ने कहा है ये सब मेरा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खेल सकता हूँ। तभी वहाँ सेठ नूनामल आता है। अरे क्या हुआ प्रमोद? नहीं मालिक, कुछ भी नहीं। छोटे साहब ने कान के पास गुब्बारे फोड़ दिया, जिस वजह से मेरा खाना नीचे गिर गया, मगर कोई बात नहीं। तो क्या हो गया? तू मेरे बेटे पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? एक गुब्बारे से कुछ नहीं होता। और हाँ, हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है। तू जा मालकिन से बोल, वो तुझे कुछ खाना दे देंगे। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। प्रमोद नूनामल के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। रुक, मैं खुद ही कह देता हूँ, वो तुझे कुछ खाने को दे देगी। नूनामल घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो, जरा प्रमोद को खाने को कुछ दे दो, वो बाहर बैठा है। क्यों जी, मैं क्यों कुछ खाने को दूं? इतने सारे नौकर हैं, उन्हें बोलिए। अरे सभी काम पर लगे हैं, तुम ही दे दो। एक पल का चैन नहीं है इस घर में। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। नूनामल की पत्नी प्रमोद के पास कुछ खाने को लेकर आती है। लो, इसे खा लो। प्रमोद खाना शुरू करता है तो उसे खाने का स्वाद थोड़ा अजीब सा लगता है। मालकिन माफ कीजिएगा, मगर खाने का स्वाद थोड़ा अजीब सा लग रहा था। क्या अजीब सा लग रहा है तुम्हें? हाँ, थोड़ा सब्जी महक गया होगा, मगर उससे क्या? तुम लोगों को तो ऐसा खाना खाने की आदत ही होती है। इतना कहकर नूनामल की पत्नी वहाँ से चली जाती है। गंगा मुझे हर रोज ताजा ताजा खाना बनाकर खिलाती है। चाहे कितना भी सुबह काम पर निकलूं, वो मुझे ताजा ही खिलाती है, और ये मुझे बासी खाना खाने को कह रही हैं। क्या दुनिया है! खुद ऐसा नहीं खाएंगे, मगर गरीब मजदूर को दे देंगे। वैसे खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रमोद सब्जी नहीं खाता है और सिर्फ चावल खाकर उठ जाता है। शाम के वक्त प्रमोद नूनामल के पास आता है। आज की मजदूरी दे दीजिए सेठ जी। हाँ हाँ, थोड़ी देर यहीं रुक, अभी लेकर आता हूँ। सेठ नूनामल प्रमोद को मजदूरी के पैसे दे देता है। ले प्रमोद, तेरे पैसे। प्रमोद पैसे देख खुश हो जाता है और वहाँ से घर आने के लिए निकल पड़ता है। चावल, आटा, दाल, सब्जी, तेल, मसाले सब लेकर जाना होगा, तभी तो गंगा स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। और हाँ, चिंटू के लिए एक दो चॉकलेट भी ले लेता हूँ। सभी सामान लेकर प्रमोद घर पहुँचता है। पिताजी आप आ गए? माँ देखो, पिताजी आ गए। हाँ हाँ बेटा, मैं आ गया। लाइए, दीजिए, मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? नहीं बेटा, आज तो कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाए होंगे। अरे तू कैसे जान गया? अब चुप हो जा, और ये ले, तेरे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। मैं जानता था आप मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। लो गंगा, खाना बनाने का सामान लेकर आया हूँ। जी लाइए, अभी खाना बनाना शुरू करती हूँ। गंगा खाना बना लेती है।
जी खाना लग गया है, आइए। और चिंटू बेटा तू भी आ। हाँ, अभी आता हूँ। चल चिंटू, खाने चलते हैं। सभी पेट भर भोजन करते हैं। वाह गंगा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था तुमने। चलो अब सोने चलते हैं। वैसे भी मुझे जल्दी उठना है। जी आप मुझे भी उठा दीजिएगा, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी कुछ बना दूंगी। प्रमोद सुबह जल्दी उठ जाता है। गंगा भी प्रमोद के साथ उठ जाती है और तुरंत प्रमोद के लिए खाना तैयार कर देती है। प्रमोद खाना खाता है और डब्बा लेकर काम पर निकल पड़ता है। आज भी आधा घंटा लेट आ रहे हो, आखिर क्या समस्या है तुम्हारी? साहब, मैं एक बूढ़ी अम्मा की मदद कर रहा था, इसीलिए देरी हो गई। अरे ये हर रोज क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हें लगता है तुम हर रोज मुझसे झूठ बोलोगे और मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा? नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे चलो चलो, अब बातें ना बनाओ और काम पर लग जाओ। आज भी तुम बाकी दिनों की तरह आधा घंटा ज्यादा काम करोगे। जी ठीक है। प्रमोद काम पर लग जाता है। हर सुबह जल्दी उठकर प्रमोद एक बूढ़ी अम्मा के पास आता था और कुएं से उनके लिए पानी भरकर लाता था और उन्हें देता था, तभी काम पर जाके आता था। इसी वजह से वो हर रोज आधा घंटा देरी से पहुंचा करता था। वो बूढ़ी अम्मा अब सही से चल नहीं पाती थी, इसलिए प्रमोद उनकी मदद किया करता था। शाम के वक्त काम खत्म करके प्रमोद सेठ जी के पास मजदूरी लेने आता है। सेठ जी, मजदूरी के पैसे दे दीजिए, जल्द ही घर के लिए निकलूंगा। प्रमोद, आज मजदूरी नहीं मिलेगी। मुझे एक जगह से पैसा आने वाला था, वो नहीं आया, इसीलिए अभी कुछ दिनों तक मजदूरी नहीं मिलेगा। या यूं समझ ले, अगले हफ्ते से तुम्हें मजदूरी मिलेगा। मगर सेठ जी, इन्हीं पैसों से तो मेरा घर चलता है। आज काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, तभी तो घर का चूल्हा जलता है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं तो अगले हफ्ते से ही मजदूरी दे पाऊंगा। यहाँ काम करना है तो कर, वरना काम छोड़कर चला जा। अब इतनी जल्दी तो कोई नया काम नहीं मिलेगा, यही इसी हाल में काम करना पड़ेगा। खाली हाथ उदास होकर प्रमोद घर पहुंचता है। पिताजी, आज आप क्या लेकर आए हैं मेरे लिए, बताइए। नहीं बेटा, आज सच में कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। झूठ मत बोलिए पिताजी, मैं जानता हूँ आप कुछ ना कुछ लेकर तो आए ही होंगे। मैंने कह दिया ना, नहीं लाया हूँ, तो जिद क्यों कर रहा है? चिंटू बेटा तू अंदर जा। चिंटू अंदर चला गया। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं और आज आप कुछ लेकर भी नहीं आए? क्या बताऊं गंगा, सेठ जी ने मजदूरी नहीं दी। ये तो अच्छा नहीं किया उन्होंने, मगर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पैसों का इंतजार करना ही होगा। तब तक मैं बचा कुचा कुछ बना देती हूँ। थोड़ा अनाज बचा था, गंगा उसे ही बना देती है और सभी को खिलाती है। अगली सुबह भी गंगा एक दो रोटी बनाकर प्रमोद को खिला देती है। कुछ दिनों तक लगातार मजदूरी नहीं मिलने के कारण प्रमोद के घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। अभी भी 3-4 दिन बचे हैं, आखिर मैं क्या करूंगा? इतने दिन कहां से खिलाऊंगा घर वालों को? काम पर जाने से पहले प्रमोद बुढ़ी अम्मा को कुएं से पानी लाकर देता है। क्या हुआ बेटा, कुछ दिनों से तुम बहुत उदास लग रहे हो, कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा तुम मुझे अपनी माँ ही समझो और बताओ क्या बात है। प्रमोद उन्हें सारी बातें बता देता है। बेटा बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं? माँ समझकर ले लो, और हाँ, जब वापस आ जाए तो लौटा देना। नहीं अम्मा जी, आपसे कैसे पैसे ले लूं? बोली तो माँ समझकर ले लो। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रमोद उनसे पैसे ले लेता है और उन्हीं पैसों से वो कुछ दिन अपना घर चलाता है। इतने सारे पैसे कैसे आए? सेठ जी ने पैसे दे दिए क्या? नहीं गंगा, सेठ जी ने पैसे नहीं दिए हैं। हर रोज जिस अम्मा को कुएं से पानी भरकर देता हूँ, उन्होंने मदद की है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अगला हफ्ता तो आ गया, अब सेठ जी शायद मजदूरी दे दें। अगले दिन काम करने के बाद प्रमोद सेठ जी के पास आता है। सेठ जी, आज तो मजदूरी दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, देता हूँ। नूनामल प्रमोद को मजदूरी दे देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद पैसे लेकर बहुत खुश होता है और घर के लिए सामान खरीदता है और घर आता है। बेटा चिंटू, देख
तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाह पिताजी, ये गाड़ी तो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था। गंगा, ये लो सारा सामान रखो, सेठ जी ने पैसे दिए हैं। जी आप अम्मा जी को पैसे वापस करके आइए। जितने पैसे उन्होंने दिए थे वो उन्हें दे दीजिए। प्रमोद थोड़े पैसे अपने पास रख लेता है और बाकी पैसे लेकर अम्मा जी के पास आता है। धन्यवाद अम्मा जी, बहुत कठिन समय में आपने मेरी मदद की है, मैं हमेशा याद रखूंगा। ये पैसे आप रख लीजिए। बेटा ऐसा मत कर, तुझे बेटा मानी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ तेरे लिए। तू पैसा मत लौटा, तुझे मेरी कसम। प्रमोद वो पैसे वापस अपने पास रख लेता है और पहले ही तरह काम पर लग जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी अम्मा चलने की कोशिश करती है और बहुत बुरी तरह गिर जाती है। उनका पैर टूट जाता है। प्रमोद तुरंत वहाँ आता है। इलाज में खर्चा ज्यादा आ रहा था। अम्मा जी, बाकी पैसे मैं दूंगा। याद है, आपने भी कठिन समय में मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। इस तरह प्रमोद बाकी के पैसे देता है और अम्मी जी की मदद करता है। बहुत समय पहले की बात है। गिरधरपुर नाम के गांव में एक मोहनलाल नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। मोहनलाल बहुत ही मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो काजू और बादाम लगाता था। काजू और बादाम को बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता था। उस गांव में वह अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सुमन था। मोहनलाल काजू और बादाम को बेचने के लिए गांव से बाहर बाजार जाया करता था। गांव से बाजार बहुत दूर था, जिससे मोहनलाल की काफी उम्र हो जाने के कारण वह बहुत थक जाता था। इसीलिए वह थोड़ा थोड़ा काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बेचने के लिए जाया करता था। बेटी सुमन मोहनलाल के पास आती है। पिताजी, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं रह गया। अब तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप काजू बादाम बेचने बाजार भी नहीं जा सकते। मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं ही काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बाजार बेचने जाया करूँ, नहीं तो फिर हम क्या खाएंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें काजू और बादाम बेचने के लिए बाजार नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही सुनसान और उस रास्ते में बहुत सारे चोर और लुटेरे भी मिलते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बीच मोहनलाल की तबीयत और खराब हो जाती है। उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और कर्ज भी बढ़ जाता है। उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मोहनलाल की बेटी पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा सा आटा और चावल खाना बनाने के लिए मांग कर लाती है। फिर वह उससे घर का खाना बनाती है। पड़ोसी का दिया हुआ राशन 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। सुमन बेटा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। पिताजी, इस समय तो घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची है। मैं वह रोटी आपको खाने के लिए दे देती हूँ। बेटी, अगर एक ही रोटी है तो फिर तुम क्या खाओगी? वो रोटी तुम खा लो, मैं आज भूखे ही रह लूंगा। हे भगवान, अगर मेरी तबीयत ऐसी ही रही तो फिर मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? इतना कहकर मोहनलाल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी मोहनलाल को अपने काजू और बादाम की खेती के बारे में याद आता है। अच्छा बेटी, खेतों में जाकर थोड़े से काजू और बादाम ही खाने के लिए दे दो। अब मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर सुमन अपने पिताजी के लिए खेत से काजू और बादाम तोड़ कर लाती है। यह लीजिए पिताजी। फिर जैसे ही मोहनलाल वह काजू और बादाम खाता है, तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है और उसके अंदर बहुत ताकत आती है। मोहनलाल अपनी चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे बेटी, चमत्कार हो गया। ये काजू और बादाम खाते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था और मेरे अंदर बहुत ताकत ही आ गई है। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी सारी कमजोरियां दूर हो गई। लगता है यह भगवान का कोई करिश्मा है। आखिर उन्होंने मेरी सुन ही ली। बेटी, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं तुरंत ही जाकर खेत से काजू बादाम तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाता हूँ। उसके बाद मोहनलाल तुरंत अपने काजू और बादाम के खेत में जाता है और बहुत सारा काजू बादाम तोड़कर इकट्ठा करता है और उसे अपने सर पर रखकर ले जाता है। अरे पिताजी, आप इतना सारा काजू बादाम सर पर रखकर इतनी दूर कैसे जाएंगे? इस तरह काजू और बादाम अपने सर पे रख के जाएंगे तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
बेटी, तुम चिंता मत करो। आज तो मुझे पता नहीं क्यों इन काजू और बादाम का वजन पता ही नहीं चल रहा है। इतना कहकर मोहनलाल काजू और बादाम अपने सर पे रखकर बाजार की तरफ निकल जाता है। जब वह थोड़ी दूर जाता है तभी रास्ते में दो लुटेरे मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम गोली और दूसरे का नाम चंपू रहता है। वे दोनों बहुत ही हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े होते हैं। अरे चंपू, उधर देखो, वो बूढ़ा अपने सर पर बहुत सारे काजू और बादाम लेकर जा रहा है। चल, उससे उसका काजू बादाम छीन कर हम बाजार में बेचते हैं, जिससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। वे दोनों चोर मोहनलाल के पास आते हैं। अरे दादाजी, इतना सारा काजू और बादाम लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं बाजार में इन्हें बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे दादाजी, जरा हमें भी तो अपने काजू और बादाम दिखाइए। हम भी आपका काजू और बादाम खरीदना चाहते हैं। मोहनलाल उनके पास जाकर काजू और बादाम अपने सर से उतार कर रख देता है। उसके बाद वे दोनों बदमाश काजू और बादाम ले लेते हैं। बेटा, मेरे पैसे? अरे चल बुड्ढे, पैसे पैसे क्या करता है? अब यह काजू बादाम मेरे हो गए हैं, तू इधर से जल्दी से निकल। बेटा, ऐसा मत करो, ये तो मेरी रोजी रोटी है। इसको बेचकर ही मैं अपना और अपने बेटी का पेट भरता हूँ। कृपया इन काजू और बादाम के पैसे दे दो। फिर गोली मोहनलाल को तेज से धक्का देता है। धक्का खाने के बाद मोहनलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह जाकर गोली को खींचकर एक तमाचा लगा देता है। गोली को मार खाता देखकर दूसरा बदमाश मोहनलाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी मोहनलाल उस बदमाश को भी अपने एक ही हाथ से उठाकर दूर फेंक देता है। यह देखकर गोली और चंपू बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे चंपू, यह बुढ़ा तो हमसे भी ताकतवर है। अब तो हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। दोनों बदमाश वहाँ से भाग निकलते हैं। उन बदमाशों के भाग जाने पर मोहनलाल फिर से अपने काजू बादाम सर पे रखता है और बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में उन काजू और बादामों के अच्छे पैसे मिल जाने के बाद मोहनलाल खुश हो जाता है और उन पैसों से घर की जरूरत का सामान खरीदता है। उस दिन से मोहनलाल अपने काजू और बादाम की उपज में 2 गुनी मेहनत करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उपज काफी बढ़ जाती है। यह देखकर मोहनलाल बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरे खेत तो काजू और बादाम से भर उठे हैं। अब तो इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मोहनलाल ज्यादा से ज्यादा काजू और बादाम बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे मोहनलाल की गरीबी दूर हो जाती है, जिससे वह कुछ और जमीन खरीदकर उसमें काजू और बादाम की खेती करता है। कुछ दिन के बाद उन खेतों में ढेर सारे काजू और बादाम पैदा होते हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।